जेएनयू, आईआईसी, आईआईटी और आईआईएम ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगा के उसको जेल में डालिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको जेल में डालिए। आए दिन जेएनयू में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट भिड़ते रहते हैं और जेएनयू ने राइटिस्ट की तो महिमा आप कह रहे हैं कि जेएनयू नाम बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ये क्या देश का नाम बढ़ा रहे हैं? सुनिए, कुछ विशेष जाति का ये देश नहीं है, ये देश 50% लोगों का है। उसमें आपने पिछड़ा की बात क्यों नहीं किया? आपने दलित की बात क्यों नहीं की? आपने अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं की? आपने आदिवासी की बात क्यों नहीं की? आपने महिला की बात क्यों नहीं की? आपने एक जाति की बात क्यों किया? जाति की बात करने वाले तो आप लोग हो, जिसने देश को बांट के रख दिया, जिसने देश को दो उन्मादों में राजनीति और रणनीति लाके रखा कर दिया, जिसने देश को कलम और किताब की जगह उन्माद की राजनीति खड़ी कर दी, जिसने जातिवाद ला दिया, जिसने क्षेत्रवाद ला दिया, जिसने पंथवाद ला दिया, और आप उसकी बात करते हो, उसका समर्थन करते हो। अडानी और अंबानी से लोगों को दिक्कत है। तो इससे पहले जो मतलब जीजाजी या सालाजी होता था वो क्या था? 2G 3G जीजाजी सालाजी। मोदी जी से क्या हुआ है? हर जनता जो है आराम से जम्मू जा रही है, श्रीनगर जा रही है? बाकी पहले क्या था? हर कोई डर की वजह से जाता ही नहीं था। आपको दक्षिण भारत में 130 सीट का आंकड़ा पता है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी जमानत जब्त हो गया था, इस बार भी जहाँ 400 की बार करते 130 में, तो इनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता, कौन आएगा? किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता। शिक्षित प्रधान आएगा, कोई आएगा तो अनपढ़ प्रधान नहीं आएगा। किसको अनपढ़? अनपढ़ जिसके पास डिग्री नहीं है। क्यों नहीं, क्यों मतलब नहीं? मोदी जी जो है ना इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं, इंटरनेशनल, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। पैर छूते हैं उसका प्रधानमंत्री बाहर के देशों के। मैडम एक परिवार नहीं मिलता, वो पूरे देश को संभाल रहा है। एक परिवार नहीं मिलता, इससे पूछ ले, इससे पूछे परिवार है। इनसे पूछा गया भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। कांग्रेस के जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था 2002-2003 में 12वें नंबर पे थी और आज 2024 में 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे है भारत की अर्थव्यवस्था। मैंने विश्वास किया चाय वाले पे, मैंने विश्वास किया देश के सिपाही पे। उसने देश का सिपाही बना किसके लिए? चंद लोगों के लिए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अडानी के लिए। किसके लिए? सुने, सिपाही किसके लिए बना? ब्रिजभूषण सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर के लिए। दुनिया का नेता बॉस बोलता है, बॉस बॉस। मोदी इज बॉस, मोदी इज बॉस। दुनिया का नेता बोलता है मोदी इज बॉस, मोदी मोदी मोदी। सुनिए, रेलवे में तमाम स्टेशनों को बेच दिया गया, पटरियां तक बेच दी गई। आपको पता नहीं है? किसको बेचा? आपको पता नहीं? अडानी और तमाम जो कंपनी है निजी हाथों में दिया गया, लोकल कॉन्ट्रैक्ट के हाथों में दिया गया, यहाँ तक कि स्टेशन दे दिए गए तो लोकल हाथों में। और दूसरी बात, आपने कहा बिजली जमाम जो बिजली ट्रांसमिशन का जो काम होता था, पावर ग्रिड और पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता था, वो निजी हाथों में दे दिया गया। आपको नहीं पता, कोयला जो कहते थे कोल माइनिंग का जो काम होता था, कोल इंडिया किया करता था, नॉर्दर्न कोल फील्ड किया करता था, उसको अडानी के हाथ में दे दिया गया, जिंदल के हाथ में दे दिया गया। आप रेलवे बेचा गया, आप कह रहे हैं अंबानी अडानी को बेच दिया, इससे आम जनमानस पे क्या फर्क पड़ा? आम जनमानस पे क्या फर्क पड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, जिस रेलवे का टिकट का किराया जो है आम मजदूर वर्ग, जो गरीब वर्ग है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से सफर यात्रा कर सकता था, आज इन्होंने मनमाने ढंग से क्या किराया बढ़ा दिया? 30 रुपए कर दिया। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ा दिया। तीसरी बात, इन्होंने जो रिजर्वेशन में जो घोटाला चल रहा है, आप जब रिजर्वेशन करिएगा तो आपको फुल दिखा दिया जाएगा, लेकिन आप सुनिए, देखिए पहले क्या थी रेलवे कि अगर आप चलते ट्रेन में हगते थे तो वो ट्रेन की पटरी पे गिरी मिलती थी, कर्मचारियों की दुगनी मेहनत लगती थी। आज मॉडिफिकेशन नहीं हुआ ट्रेन का, वंदे भारत जैसे ट्रेनें नहीं चल रही देश के वंदे अंदर। भारत की हकीकत क्या है? क्या हकीकत? हकीकत क्या है आपको नहीं? क्या हकीकत? हकीकत ये है कि उसमें जो आम मजलूम और मजलूम लोग हैं, वो लोग सफर करने के लिए उनके पास पैसा तक नहीं है। आप क्या, तो आपने स्टेशन की बात करी, जो इसने सोचा गरीब यदि कोई है गरीब तो वो पूर्वांचल जा रहा है तो वो स्वतंत्रता सेनानी में ट्रैवल करेगा, और अनरिजर्व्ड बोगीज भी तो है ना भैया, उनको तो खत्म नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये किसने दिया? ये किसने दिया? अनरिजर्व बोगी तो नहीं खत्म। के हिसाब से तो ये हो गया कि पिछली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। आपके हिसाब से तो ये हो गया कि पिछली सरकार में रेलवे स्टेशन था ही नहीं, रेलवे था ही नहीं, पटरी था ही नहीं, ये अचानक से आया जब से अडानी को हाथ में दिया गया। आपके हिसाब से तो यही लग रहा है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखिए, सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस के राज में आई है, पर यदि आप कह रहे हैं अंबानी को बेचा, अडानी को बेचा, तो बेचने के बाद मॉडिफिकेशन नहीं दिख रही क्या? कह रहा हूँ, उसका फायदा सरकारी खजाने में कितना हुआ, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ आपसे। रेलवे कर कितना इन्होंने संयोजित किया, ये तो आंकड़ा दिखा दीजिए आप।
आपके रेलवे बजट का जो फायदा है सरकारी आंकड़ा में कम हो जा रहा है? और मेरे को ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं फिर इंस्टाग्राम रील से पढ़ के आए ये सुनिए, हकीकत मैं कह रहा हूँ, अभी विकिपीडिया निकालिए और अभी देखिए कि आपका रेलवे बजट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ, अभी निकालिए। कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कौन इंस्टाग्राम से पढ़ रेलवे बजट कम हुआ है रेलवे बजट बिल्कुल कम हुआ है मैम। कहाँ? 2000 से पहले 14 से पहले क्या था वर्तमान का सुनिए, आप जो पहले और आंकड़ों पे बात करते हैं आंकड़ों पे ही बात कीजिए, आंकड़ों पे ही बात करते हैं। अब मैं फीसदी की बात कर रहा हूँ। जो फीसदी रेलवे मंत्रालय पहले से अलग होता था, रेलवे मंत्रालय अलग होता था, उसकी भागीदारी अलग होती थी और उसके जो बजट निश्चितता अलग होती थी, उसका बजट बेस अलग से होता था। आज क्या हुआ, और उस बजट बेस होने का कारण पता है आपको? जो पूरे बजट का जो 20% जो बजट होता था रेलवे बजट का होता था, ये पता होना चाहिए। आज आपको पता है उस 20% से घटा के 10 से 15% के बीच में कर दिया गया है। क्यों भाई? रेलवे में देखिए क्रांति देखने को मिल रही है और आप कह रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा जो मोदी सरकार में काम हुए हैं वो काम पहले देखने को नहीं मिले सर डीआरडीओ क्या क्या लगता है 2014 से पहले कि रेलवे के हालात ज्यादा अच्छे थे या अभी वर्तमान में ज्यादा अच्छे हैं? तो डीआरडीओ तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो हम रेलवे की बात करते हैं, पहले जो रेलवे में सुविधा थी, कुछ गाड़ियां होती थी जो इसमें जो मतलब मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं, तो मजदूर वर्ग तो उस समय भी सफ़र करता था और आज भी आराम से सफ़र कर रहा है। तो जिसके पास पैसा है वो चाहता था सुविधा, लेकिन पैसा होने के बाद भी उसको सुविधा नहीं मिलता था। आज हमारे रेल में क्या है कि एसी बोगी की संख्या बढ़ा, तो अगर मान लीजिए पब्लिक के पास पैसा जब तक नहीं है तब तक एसी बोगी का संख्या कैसे बढ़ गया। एसी बोगी की तो बात छोड़ दीजिए, लोकल ट्रेन में हम लोग के बचपन में देखिए फर्स्ट क्लास में अगर कोई गलती से बैठ जाता था तो अरे बाप रे फर्स्ट क्लास का बोगी है, इसमें मत जाओ। आज बेधड़क मेरे जैसा भी कम आमदनी वाला आदमी थर्ड एसी में तो सफ़र कर ही लेता है। ठीक है, तो मैं इसका अब विरोध करने वाले तो हर चीज़ का विरोध करेंगे, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। हमें तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती है। अडानी और अंबानी से लोगों को दिक्कत है, तो इससे पहले जो मतलब जीजाजी या सालाजी होता था वो क्या था? 2G 3G जीजाजी सालाजी क्या था वो क्या था? क्या था हैं? आज मैं दक्षिण भारत के एक ऐसे व्यवसायी को जानता हूं जो कि 2G 3G या कोयला जी करके उसका एक कंपनी है मेडिकल लाइन में, मैं उससे ट्रिब्यूट्रॉन, मैं खुलेआम उस नेता का मतलब है, ट्रिब्यूट्रॉन में सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी है। सारे घोटाले वाला पैसा उसमें लगा हुआ, काफी गहराई तक मैं जानता हूं उसको। मैं बिल्कुल बोल्डली बोल रहा हूं, आप अगर फ्लैश कर रहे हैं तो कर दीजिएगा। दक्षिण भारत की कंपनी है वो। 2014 से पहले ज्यादा बेहतर हालात थे देश के या अभी भी वर्तमान में है? अभी तो बहुत अच्छा है, हर मोर्चे पे अच्छा है। किस भैया कह रहे थे देखिए 2014 के बाद कोई अच्छा नहीं हुआ है, जुमले में रखा है सरकार ने। मान लीजिए जिनको रोना है तो हर हाल में रोएंगे, उनको दूध पीने के लिए दियो तब भी रोएंगे बहुत गर्म है, और मट्ठा मिल रहा था तब भी कहेंगे कि अरे ये तो मट्ठा दे दिया दूध के नाम पे। तो आज लोगों को दूध वाला सप्लाई ओरिजिनल मिल रहा है, तो क्या होता है ना, जिनको हल्का पानी मिला के पीने का आदत होता है ना, ओरिजिनल दूध से पेट खराब हो जाता है। चलिए क्या आप सुनिए, इन्होंने कहा 2014 के बाद से इन्होंने अचानक से कहा सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान को कमजोर किया गया है, तो 2014 के बाद किया गया। जो कभी टॉप 200 के अंदर विश्वविद्यालय IISc आया करता था, आज वो IISc और JNU का नाम भी नहीं आता है। JNU, IISc, IIT और IIM ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगा के यही भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको जेल में आए दिन JNU में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट भिड़ते रहते हैं, और JNU ने राइटिस्ट की तो महिमा आप कह रहे हैं कि JNU नाम बढ़ा रहा है। अच्छा भैया आप एक बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं। आपके चिल्लाने से JNU सुनिए, निर्मला सीतारमण आपके JNU से, अरुण जेटली आपके JNU से, तमाम आपके मंत्री JNU से, तमाम आपके IAS JNU से, तमाम आपके सेक्रेटरी JNU से, तमाम आपके जो निजी संस्थान से लेके सरकारी संस्थान है वहां आपके JNU से आते हैं, और आप कहते हो कि JNU गलत है। अगर JNU गलत है तो आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड क्यों देता है? JNU में जो नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ये क्या देश का नाम बढ़ा रहे हैं? सुनिए,
कुछ विशेष जाति का ये देश नहीं है, ये देश 50% लोगों का है। उसमें आपने पिछड़ा की बात क्यों नहीं किया, आपने दलित की बात क्यों नहीं कही, आपने अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं की, आपने आदिवासी की बात क्यों नहीं की, आपने महिला की बात क्यों नहीं की, आपने एक जाति की बात क्यों किया। जाति की बात करने वाले तो आप लोग हो, जिसने देश को बांट के रख दिया है, जिसने देश को दो उन्मादों में राजनीति और रणनीति ला के रखा कर दिया, जिसने देश को कलम और किताब की जगह उन्माद की राजनीति खड़ी कर दी, जिसने जातिवाद ला दिया, जिसने क्षेत्रवाद ला दिया, जिसने पंथवाद ला दिया, और आप उसकी बात करते हो, उसका समर्थन करते हो। अच्छा भैया, मतलब महागठबंधन बना के कहा जाए। मैं जातिवाद पे थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के आने 14 के बाद जातिवाद बढ़ गया, लेकिन सुनिए, जितने भी नेता थे पहले, जो चाहे जनता दल बना या कोई भी पार्टी टूटा, किस पार्टी से निकल के बना। जब कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह की शासन, कर्पूरी ठाकुर जनता दल बनाने से पहले किस पार्टी में थे, और उनको जब स्वतंत्रता सेनानी का बाद में जाकर के उनको मतलब प्रमाण पत्र तो बाद में मिला है, जाकर के एकदम जब निकल गए हैं तब जनता दल में आ गए हैं, तब लास्ट में ये लोग बोलते नहीं थे, मांगने नहीं जाते थे। तो वो जो करता था पर्दा के पीछे से, तो उससे पहले होता था क्या कि जैसे कांग्रेस की शासन थी, तो मैं बिहार से हूँ, तो सुनिए, तो ब्राह्मण को कहा जाता था कि सरकारी जात है। आज के डेट में बीजेपी में पंडित को थोड़ी कहा जाता है कि सरकारी जात है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये इनका नजरिया, फर्क है नजरिया का। जिसका जैसा कहावत है ना, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी, है कि नहीं। अब विरोधी तो होना जरूरी है, विरोधी के बिना देश नहीं चल सकता है, ठीक है, लेकिन आप स्वस्थ विरोध कीजिए, आलोचना नहीं, सिर्फ समालोचना कीजिए। आलोचना और समालोचना में फर्क होता है। क्या नाम है मैम आपका? किरण पाहुजा। क्या लगता है कैसे बीते हैं 9 साल? 9 साल देखो, ऐसा है, मोदी जी ने अच्छा किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है ना, लेकिन ये है कोई अच्छा ढंग का नेता भी तो मिले ना। मोदी जी जैसा कोई नेता मिले तभी तो कोई और करेगा। जम्मू में हालत है वो मोदी जी की वजह से है, जो अच्छा बना है मोदी जी की वजह से बना है, अदरवाइज कौन कर रहा था। मोदी जी से क्या हुआ है, हर जनता जो है आराम से जम्मू जा रही है, श्रीनगर जा रही है। बाकी पहले क्या था, हर कोई डर की वजह से जाता ही नहीं था। भैया कह रहे थे कि जुमलेबाजी सरकार है मोदी। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर जाने का मौका तो दिया है। क्या अच्छा किया है? उन्होंने ये अच्छा किया है, वहाँ पर जो ये 370 का लगाया है, नहीं जो ये धारा 370 लगाई है जिससे आम जनता जा सकती है, वो भी तो अच्छा किया है। पहले तो वहाँ जाना ही वो था, बंदा डरते डरते जाता था। अब ये 2014 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई है, 2014 के बाद भारत का अभिन्न हिस्सा कहला रहा है, अखंड भारत बन रहा है। आम आदमी वहाँ पर आराम से जा सकता है, बिना किसी उसके जा सकता है, वो बिना डर के जा सकता है। आप मैं बिना डर के जाता था, लेकिन एक रिस्क सेना सुरक्षित हो गई, खुश। देखिए भैया, अब तो 2 महीने बचे, सरकार को 2 महीने बाद तख्ता हिला दीजिएगा। बिल्कुल हिल जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। आपको दक्षिण भारत में 130 सीट का आंकड़ा पता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी जमानत जब्त हो गया था, इस बार भी जहाँ 400 की बार करते 130 पे, तो इनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। और आपके जमाने जब्त करके किसको लाएंगे? किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता, कौन आएगा, किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता। शिक्षित प्रधान आएगा, कोई आएगा, तो अनपढ़ प्रधान नहीं आएगा। किसको अनपढ़? अनपढ़ जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास मिशनरी की बात नहीं करता, जो डिग्री के ऊपर सवाल उठा। ये दक्षिण भारत में पीएफआई को सत्ता में बैठाएंगे। आम जनता जो है निर्भय होके जी रही है ना, निर्भय होके जी रही है। पहले कितना डर था। मैडम, प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए डिग्री मैंडेटरी होनी चाहिए। उनका जो अपना एक्सपीरियंस डिग्री बहुत है, उनका एक्सपीरियंस बहुत मोदी जी जो है ना इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं, इंटरनेशनल, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। इंटरनेशनल भारतीय वीजा की स्थिति 2014 के बाद, सुनिए भारत की मान सम्मान, सुनिए उसका पैर छूते हैं, उसका प्रधानमंत्री बाहर के देशों के पैर छूते हैं। दूसरी दुनिया का नेता बॉस बोलता है, बॉस, मोदी इज बॉस, भारत में तो इज्जत है ही। मोदी इज बॉस, दुनिया का नेता बोलता है मोदी इज बॉस, मोदी। आपके हिसाब से कौन नेता बढ़िया, यही बता दो। फिर मोदी जी खराब है मैं मान रही हूँ, लेकिन कौन अच्छा है ये बता दो। मतलब पीएम, मतलब जो है इन लोगों का कैंडिडेट कौन है विपक्ष में? पीएम का कैंडिडेट कलम किताब की बात करेगा वो 2 ही महीने बचे हैं। बढ़िया नाम बताओ कौन बढ़िया है। मैं सरकार से नहीं, विपक्ष को आप मजबूत तो करिए। एक दिन उनकी सीट पे बैठ के देख लो, एक दिन उनकी सीट पे यही बात मनमोहन सिंह के लिए जब कहते थे में और करने में बहुत फर्क होता है। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है।
तो हमने सरकार क्यों बनाया? अगर 140 करोड़ अगर संभालना इतना काम आसान नहीं है तो हर कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये जनता असेंबली तो हुई है, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली घूम रही है, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है। एक मिनट, पहले नहीं घूमते थे, अब घूमने लगे। गोदी मीडिया के संरक्षण में घूमने मैडम लगे। एक परिवार नहीं संभलता, वो पूरे देश को संभाल रहा है। एक परिवार नहीं संभलता, इससे पूछ ले, एक से पूछे परिवार है, परिवार नहीं संभलता एक। कितना बड़ा देश है ये तो अब मैं कह रहा हूँ इन लोगों को जिस तरह से अंग्रेजों ने मानसिक गुलाम दिया, उस तरह से अंग्रेजों ने भी मानसिक गुलाम बना दिया। मैं इसलिए कहता हूँ मानसिक गुलाम इसलिए बना, सुनो मानसिक गुलाम की बात कांग्रेस ने मानसिक गुलाम बनाया। सुनिए, मैंने कहा मतलब अंग्रेजों ने इस अंग्रेजों ने जो पहले हम आंदोलन मैम ये भारत के मुद्दे की बात तो ये करेंगे नहीं, इनको कांग्रेस का चश्मा लगा। बताओ कांग्रेस के जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी, आज कितने नंबर पे है? कांग्रेस की अर्थव्यवस्था विश्व में 50 में से लेके 9वें नंबर तक लाया गया था। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, घर की नींव बनाने में काम लगता है या घर बना दिया उसमें पुताई करने में समय लगता है। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था 2014, हमने भी वोट दिया 2014-2019 में बीजेपी को, मोदी जी को। इन्होंने कहा था 2024 में 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाए, क्या हो गया? अगर ये बताइए, आपके घर बनाने में टाइम लगता है या घर को पुताई करने में समय लगता है? घर का संरक्षण भी नहीं कर